हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस क्वांटम मैकेनिक्स से। तो ये सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव दुनिया में पूछे गए क्वेश्चन हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने कंडक्ट कराया था, उसी से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। 7 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने जो वीडियो है इसमें 2 चीज़ें और भी लिखी हैं कि इनमें सोल्यूशन तो मैं कराऊंगा इन क्वेश्चनों के साथ साथ कुछ टिप्स भी दूंगा कि आगे फ्यूचर के क्या क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करूंगा और इन प्रॉब्लमों को कैसे शॉर्ट में सॉल्व किया जाए ये भी डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा एक आइडिया आपको लगेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो देखें। उसमें कहा गया है कि जो क्वांटम एनर्जी लेवल्स हैं उनकी स्टेट किस कौन से क्वांटम नंबर पर निर्भर करती है। तो देखो है क्या, बेसिकली ये मैं बहुत पहले से बताता रहा हूँ कि हमारे 4 क्वांटम नंबर होते हैं। मेरी पहले भी वीडियो आई हैं, उनमें मैंने डिस्कस किया है। एक क्वांटम नंबर होता है एन, एक होता है एल, एक होता है एम एल, एक होता है एम एस। तैयारी करते समय खासतौर से जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देना है उन्हें मैं साथ सलाह दूंगा कि जब आपके पास क्वेश्चंस आपको पता चल रहा है कि क्वांटम एनर्जी स्टेट पूछी है कि भाई एनर्जी किस पर निर्भर करती है, तो ये तो आपको पता ही हो, लेकिन इस पर फ्यूचर के क्वेश्चन भी पता हो कि आगे क्या उम्मीद की जा सकती है यहाँ से क्वेश्चन आने की। तो जैसे पेपर सेटर के सामने ये पेपर होगा तो क्या क्या सोच सकता है, ये आपको सोचना है। एनर्जी के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, दुनिया की जितनी भी एनर्जी एक्सप्रेशन है क्वांटम मैकेनिकल, वो सब एन पर निर्भर करते हैं और यहाँ पे एन लगा रहता है सफिक्स में। जैसे क्या है, पार्टिकल इन ए बॉक्स पर गए तो आपको पता है कि एनर्जी पार्टिकल इन ए बॉक्स की अगर लेंथ एल है तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एस कट स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर होती है। तो इसमें देख रहे होगे एन आ गया, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही कहते हैं इसे। अगर हम हाइड्रोजन के लिए लें, ये तो पार्टिकल इन ए बॉक्स में चला गया। अगर हम हाइड्रोजन के लिए लें तो वहां पे फॉर्मूला आता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें देख रहे हैं एनर्जी एन का फंक्शन है। उसके बाद अगर हमसे कहा जाता है पार्टिकल जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो फॉर्मूला आता है 1D में n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। इन फॉर्मूलों से आप क्या सीख रहे हो? हर फॉर्मूले में एनर्जी एन का फंक्शन है। तो सदा एनर्जी जो होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पर निर्भर करती है। तो अगर आपको यहाँ पे आंसर टिक करना है कि क्वांटम एनर्जी स्टेट जो है, यहाँ पे वर्ड्स को पकड़ना, एनर्जी स्टेट किसका फंक्शन है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का फंक्शन है। अब क्वेश्चन इस पर क्या आ सकता है? इस पर देखो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एनर्जी का कोई फॉर्मूला पूछ ले जो एन पर निर्भरता है, चाहे वो पार्टिकल इन ए बॉक्स की पूछ ले या हमसे पूछ लेता है कि भाई हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, या हमसे इसकी पूछ सकता है। साथ साथ देखो इस पर क्वेश्चन फर्दर क्या और भी स्कोप बन के आता है कि कोई जरूरी नहीं है एन पे क्वेश्चन आ चुका है। अब एग्जामिनर के पास क्या विकल्प है? एन पे पूछता है तो ऐसे पूछेगा। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि पार्टिकल एक हमारे बॉक्स के अंदर है, बॉक्स की जो लेंथ है वो एल है, पार्टिकल की एनर्जी ई है, कौन सी स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। अब कहता है फर्स्ट एक्साइड स्टेट में बताइए। तो आपका यही फॉर्मूला सिंपली हमें अप्लाई करना है। मीन्स आप एनर्जी के एक्सप्रेशंस में जैसे ही क्वेश्चन आया है तो एनर्जी के सारे एस्पेक्टों को उसी समय कवर कर लो। स्मार्ट तैयारी इसे कहते हैं कि पेपर जब आप तैयार कर रहे हैं, पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है उसके आसपास की सब चीजों को कोशिश करो समझने की कि क्या क्या फ्यूचर स्कोप्स हैं। तो यहाँ पे पता चलेगा कि एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा वो एन स्क्वायर इंटू ई होगा। ग्राउंड स्टेट के लिए जब आप लेके चलेंगे एन बराबर 1, तो यहाँ एनर्जी ई हो जाएगी और पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर हो जाएगा। तो एनर्जी हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा एन स्क्वायर ई होगा। तो ग्राउंड स्टेट में अगर एनर्जी ई है तो अगली एक्साइटिंग स्टेट जो है ग्राउंड स्टेट के बाद होगी उसमें 4 ई होगी, उससे आगे की पूछता है तो 9 ई होगी। तो ये आप कवर कर लें पहले से पहले ये ऐसे स्कोप्स। उसके बाद अगर आपसे पूछता है एल क्या तय करता है, अब देखो जैसे क्या पूछा, एन पे पूछ लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, तो अब उसके पास एक स्कोप तो यह है कि एनर्जी पे ही रुका रहे एग्जामिनर और क्वेश्चन पूछ ले। और दूसरा उसके पास स्कोप क्या है? दूसरा स्कोप उसके पास है कि एन के बजाय फिर एल पे पूछ ले। तो जैसा आपसे पूछता है कि भाई कैपिटल एल को जो ऑब्जर्व करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, मॉडर्न फिजिक्स में वो कौन सा पैरामीटर उसे तय करता है, उसकी वैल्यू को। तो वहां पर आंसर दे देगा आपको, एल करता है, एम एल करता है, एम एस करता है, एन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल एल की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू √LL प्लस 1 एच कट होती है। तो यहीं से पता चल जाना चाहिए कि जो ये तुम्हारा स्मॉल एल है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, वो हमारा तय करता है कैपिटल एल को। तो आगे जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या चीज ऑब्जर्व करता है, तो आप लगाएंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब एल पे नहीं रुकता तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एम एल क्या तय करता है। तो एम एल का मतलब मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, वो एल जेड तय करता है, जेड कंपोनेंट ऑफ
LZ की वैल्यू होती है ml h कट, ये कहलाता है जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये ml तय करता है। और अगर आपसे पूछता है ms क्या तय करता है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट Sz की वैल्यू होती है ms h कट, और कैपिटल S जो होता है वो हमारा होता है अंडर रूट SS प्लस 1 h कट। तो आप तैयारी में स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स में से कहूंगा, उसमें यही है कि आप फ्यूचर क्वेश्चन सोच लें कि इस पे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो आपसे पूछा कि भाई एनर्जी किस का फंक्शन होती है, किससे तय होती है, तो आप आंसर मार्क करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से। फॉर्मूले भी आपको बता रहे हैं। अगर वो कहता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किससे तय होता है, तो आंसर लगाएंगे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l से। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि LZ कौन तय करता है, तो आप लगाएंगे आंसर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml। अगर वो कहता है जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम कौन तय करता है, तो आंसर लगाएंगे मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4-5 क्वेश्चन यहां से तय हो गए। इस चीज को इंपॉर्टेंट रखें और तैयार रखें, इस तरीका के कंसेप्ट। मैं काफी चीजें इसमें डिस्कस कर रहा था, ये तो बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। मैं एक लेक्चर आगे डिलीवर भी करूंगा पॉली स्पिन मैट्रिक्स पे, लेकिन यहाँ तो मैं बहुत छोटा सा एक रफ आइडिया दे देता हूँ। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो होते हैं, ये हमारे पॉली स्पिन मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। और ये बेसिकली एस एक्स एस वाई और एस जेड, ये हमारे स्पिन एंगुलर मोमेंटा का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट होता है। और एस एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी हाफ एच कट सिग्मा एक्स, एस वाई की वैल्यू होती है हाफ एच कट सिग्मा वाई, और एस जेड की वैल्यू होती है हाफ एच कट सिग्मा जेड। एक तो एक्सप्रेशन और भी याद रखें, एस एक्स एस वाई एस जेड का, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड के टर्म्स में। साथ साथ ये याद रखें कि ये हमारी जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है उसकी वैल्यू आई सिग्मा जेड होती है। सिग्मा वाई सिग्मा जेड की जो वैल्यू है वो हमारी रहती है आई सिग्मा एक्स, और सिग्मा जेड सिग्मा एक्स की जो वैल्यू होती है वो रहती है हमारी आई सिग्मा वाई। अगर साथ साथ ये भी याद रखें इसमें कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की जो वैल्यू होती है वो माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स होती है। सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो होता है वो माइनस सिग्मा जेड सिग्मा वाई होता है। सिग्मा जेड सिग्मा एक्स की वैल्यू माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा जेड होती है। यहाँ से क्वेश्चन था, केवल ये प्रॉपर्टी हमें उस पेपर में जो आया था क्वेश्चन, केवल ये प्रॉपर्टी मार्क करनी थी। मैं कुछ और बहुत प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट यहाँ बता रहा हूँ। साथ साथ ये याद रखना कि सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर सिग्मा जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ये भी याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि एस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारी एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर होती है। यहाँ से अगर ये वैल्यू रख दोगे तो ये हमारा हाफ एच कट का स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर। ये वैल्यू 3 होती है इनकी, क्यों? 1 + 1 + 1, तो यहाँ हमारी वैल्यू 3/4, देखें यहाँ से एच कट स्क्वायर, ये एस स्क्वायर की वैल्यू होगी। और एस स्क्वायर का एक जनरल एक्सप्रेशन हमें पता ही है, एस स्क्वायर का एक जनरल एक्सप्रेशन होता है हमारा एस एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन को जब हम हाफ लेते हैं तो एस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हाफ इंटू हाफ प्लस 1 एच कट स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4 एच कट स्क्वायर। इन सब प्रॉपर्टियों को अच्छे से तैयार करके जाएं। ये लगातार क्वेश्चंस आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में, नेट में, गेट में, इन प्रॉपर्टीजों पे क्वेश्चन लगातार मिलेंगे आपको। सदा जब भी आप मेरी कोई भी वीडियो देखें तो आपके पास ऑल द टाइम एक नोटबुक रहनी चाहिए। जो भी आपको लगता है कि कुछ आप ऐसी चीज इसमें देख रहे हैं कि जो पहले से नहीं है, उसे निश्चित तौर से कवर करने का प्रयास करें। साथ साथ एक चीज और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, कभी एक लेक्चर में पूरा डिलीवर करूंगा इसी पे, ट्रेस जो होता है इनका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड का, इनका ट्रेस सदा 0 होता है। ट्रेस सिग्मा वाई का भी 0 होता है और सिग्मा जेड का भी होता है। मैंने लगातार इनकी वैल्यू कई सारी वीडियो में बताई है, याद रखना। पॉली स्पिन मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स होती हैं, ये भी याद रखना। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से यहां से क्वेश्चन आता है। यहाँ पेपर में क्या आया था वो मैं बता रहा हूं। पेपर जब भी मैं एनालिसिस करूंगा तो आपको सदा एक चीज जरूर बताने का प्रयास करूंगा कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है। इन सब फॉर्मूलों पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं। आप जब भी पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये जरूर सोचें कि यहाँ तक क्वेश्चन आ चुका है, आगे क्या आ सकता है।
तो पॉली स्पिन मैट्रिक्स पर आया तो आपको पता होना चाहिए पॉली स्पिन मैट्रिक्स पर और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते रहे। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये आया हुआ था। और होमवर्क में आप ये काम करेंगे, होमवर्क भी दिए देता हूं साथ साथ, सिग्मा वाई सिग्मा जेड, इन ये 2x2 की जो इनकी मैट्रिक्स हैं उन्हें भी लिखेंगे। मैंने बार बार मैट्रिक्स का इनका जिक्र किया है, इनके 4 एलिमेंटों की वैल्यूज को लिखेंगे और वहां से इन्हें मैच करने का प्रयास करेंगे इन प्रॉपर्टियों को। देखेंगे कि जो मैंने यहां लिखा है उन प्रॉपर्टियों को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है लगातार। और यहाँ से खासतौर से जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लिखना है, अभी जल्दी में लिखना है, उन्हें मेरा सजेशन ये भी है कि इसको पूरे को कवर करें और टॉपिकों को लिख लें कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहा है उनको थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स में पढ़ें। आप इस तरीका से तैयारी करके चलें कि जब वहां पूछता है कि एनर्जी किस पर निर्भर करती है तो आपको पता चला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, तो तभी सोच लें कि फिर हमारा स्मॉल एल क्या तय करता है, हमारा एम एल क्या तय करता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एम एस को क्या चीज मेजर करता है। तो आप अगर सब चीज़ों को आपस में कोरिलेट कर लेंगे तो एक आपको फिजिक्स की समझ भी पैदा होगी और आप पहले से ही मेंटली तैयार होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था अभी तक। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि टॉपिकों में क्वांटम मैकेनिक्स हो चाहे जो भी बुक हो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन कभी नहीं आते, लेकिन आपके पास जो कवरेज हो क्वेश्चन की वो ज़्यादा हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक वीडियो में दूंगा भी, खासतौर से यूपी के प्रोस्पेक्ट्स में बच्चे लगातार डिमांड कर रहे हैं, रोज उनके व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर कुछ वीडियो हमारे लिए भी अपलोड करो। तो यहाँ मैं बच्चों को, क्योंकि क्वांटम आजकल पढ़ा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि क्वांटम मैं पहले करा दूँ, बाकी आगे वीडियो दूंगा जिनमें जो भी बुक मैं पूरी कराऊंगा उसी पे जहाँ भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर दूंगा, जिससे क्या हो कि दोनों को फायदा हो जाए। जो नेट गेट की तैयारी कर रहे बच्चे हैं उन्हें भी लाभ मिले इसका, और साथ साथ जो है हमें दूसरा लाभ इसमें ये भी मिलता है कि जो क्वेश्चंस गेट नेट में आ रहे होते हैं वही फिर आगे पता चला असिस्टेंट प्रोफेसर्स में आते हैं। यहाँ ये जो क्वेश्चंस है, जो ये क्वेश्चन अगर आप पीछे के गेट और नेट के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये गेट नेट के पेपरों में कई बार मिलेगा क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही कंपटीशंस की दुनिया का पॉपुलर क्वेश्चन है, और जब भी मैं क्वांटम शुरू कराता हूं तो सदा बताता हूं कि एनर्जी सदा एन पर निर्भर करती है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसे इसलिए कहते हैं एन को, क्योंकि वो एनर्जी को डिटरमाइन करता है, और एनर्जी किसी भी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एनर्जी के बाद ही सब एनालिसिस होते हैं। तो ये 2 टॉपिक मैं कवर कर रहा था। मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, क्वांटम मैकेनिक्स का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न के, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिकली 2 कंसेप्टों पर बेस है। 2 कंसेप्ट इसमें क्या लग रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप ब्रैकेट फॉर्म में वेव फंक्शन को लिखते हैं, लेकिन अगर आप ब्रैकेट भी नहीं समझते तो ना समझे तब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। ब्रैकेट कंसेप्ट पे मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, कभी आगे मौका मिलेगा तो और वीडियो दे दूंगा। लेकिन एक जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये जो होती है स्केक शो करती हैं। इसका जो मतलब होगा, इसका सिंपलेस्ट मतलब होगा, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूं, साई का जो मतलब होगा वो होगा C1 साई1 प्लस C2 साई2 प्लस C3 साई3। ये मतलब होता है। पार्टिकल 3 स्टेटों में है। कौन से में है? n बराबर 1 में। यहां पे पाए जाने की प्रायिकता इसकी हाफ होगी। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि प्रायिकता जो होती है वो यहाँ पे मॉड C1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, इस स्टेट में पाई जाने की प्रायिकता मॉड C2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे प्रायिकता मॉड C3 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। आपसे ये अधिकार छीन लिए गए हैं, खासतौर से जो मेरे सामने बैठे हैं, कि ये मैं बहुत बार बता चुका हूं ऑलरेडी। और साथ साथ ये कहा था कि अगर नॉर्मलाइज ना हो, ये जब है जब नॉर्मलाइज है, अगर इनका सम 1 नहीं बना तो फिर आप इसे नॉर्मलाइज करेंगे। बाई चांस जो प्रॉब्लम है उसमें ये नॉर्मलाइज है, इसलिए आपको करना नहीं है। तो आप कैसे पता चला कि नॉर्मलाइज है? यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे लगता है गलती रही होगी। हाँ जी, यहाँ से पेपर है कि अच्छा, पेपर तो उससे कैसे निकालोगे? यहाँ बेसिकली जो है क्वेश्चंस के अंदर 1/√3 मिलेगा आपको। यहाँ इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। यहाँ पे √2 जो हमने लिख दिया 2 बार, ये नहीं है, √3 है यहाँ। बेसिकली अगर यहाँ पे आंसर में √2 होगा ना तो ये नॉर्मलाइज नहीं होगा। फिर अब देखो अब नॉर्मलाइज है या नहीं है। इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर C1 ये हो गया, ये स्टेट हो गई 1, ये C2 हो गया, ये स्टेट हो गई 2,
यहाँ पे ये C3 हो गया, ये स्टेट हो गई। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रायिकता कितनी हो गई, हाफ। देखो इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ पे प्रायिकता कितनी हो गई, यहाँ पे प्रायिकता कितनी हो गई। अब देखो इन्हें ऐड करके, मुझे उम्मीद है 1 बन रहा होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे √2 से आता, क्योंकि अब हमने √2 बाय द वे लिख दिया क्वेश्चन में, अगर होता तो फिर आपको ये नॉर्मलाइज नहीं होता, फिर आपको नॉर्मलाइज करना होता। तब इसमें प्रोबेबिलिटी आप लिखते मॉग C1 स्क्वायर अपॉन मॉग C1 स्क्वायर प्लस मॉग C2 स्क्वायर प्लस मॉग C3 स्क्वायर, ऐसे P2 लिखते। कब, अगर यहाँ पे √2 कर दूं, फिर नॉर्मलाइज कहाँ होगा, क्यों नहीं होगा, हाफ प्रायिकता यहाँ हो गई, हाफ यहाँ हो गई, और 1/6 हो गई, तो 1 से ऊपर निकल गई प्रायिकता, जो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये नॉर्मलाइज नहीं है, तब हमें इसे नॉर्मलाइज करना होता है। नॉर्मलाइज कंसेप्ट मैंने बताया कि अगर फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए मॉग C1 स्क्वायर अपॉन मॉग C1 स्क्वायर प्लस मॉग C2 स्क्वायर प्लस ये प्रायिकता होगी पहली स्टेट में, और दूसरे में मॉग C2 स्क्वायर अपॉन मॉग C1 स्क्वायर प्लस मॉग C2 स्क्वायर प्लस मॉग C3 स्क्वायर। तीसरी स्टेट में प्रायिकता फिर से ऐसे ही। बात समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि भाई ये जो स्टेट है, ये वाली स्टेट तो ग्राउंड स्टेट को शो करती है, ये स्टेट जो है एक्साइटिक स्टेट को, और ये हमारी उससे ऊपर की एक्साइटिक स्टेट को, ये 3 स्टेट हैं। पूछा उसने कि प्रोबेबिलिटी बताएं जो हमारी एक्साइटिक स्टेट की है वो क्या होगी। तो एक्साइटिक स्टेट है 2 हैं, कौन कौन सी हैं, 2 और 3 वाली, ये तो ग्राउंड स्टेट है। तो इसमें प्रायिकता कितनी होगी, 1/3 तो यहां हुई और 1/6 यहां हुई, 1/3 और 1/6 को जोड़ दो, हाफ आ गया आंसर। यही मार्क करना है। क्या होगी प्रोबेबिलिटी एक्साइटिक स्टेट में, प्रोबेबिलिटी एक्साइटिक स्टेट में जो होगी वो होगी n बराबर 2 में पाए जाने की प्रायिकता, वो इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो कितनी हो गई, 1/3, ये तो n बराबर 2 में, और ये n बराबर 3 थर्ड स्टेट में। ये हमारी ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटिक स्टेट, ये सेकंड एक्साइटिक स्टेट। तो यहां पे प्रायिकता 1/3 तो इसमें हो गई 2 में, और 3 में 1/6 हो गई। इसका स्क्वायर करो तो ये आंसर हाफ नहीं आ गया क्या। बात नहीं समझ पाए। और अगर ये पूछता, कहता भाई ग्राउंड स्टेट में प्रायिकता बताइए कितनी है, तो आंसर आप मार्क करते 1/2, 1/2। अगर कहता इस स्टेट में प्रायिकता बताइए तो आंसर मार्क करते 1/3। इसमें पूछता तो प्रायिकता आंसर मार्क करते 1/6। अब क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, इसी क्वेश्चन को हो सकता है फिर आगे तक बढ़ा दे। आगे स्टेप का समझते हो, आगे बढ़ाने का, आपको यहां n बराबर 4 स्टेट तक ले जाए, एक संभावना तो यही है। नहीं तो प्रोबेबिलिटी को भी घुमा देगा, कोई जरूरी थोड़ी है नॉर्मलाइज्ड हो, ना दे, अननॉर्मलाइज्ड दे दे। बात को समझ रहे हो। कितने सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने ऐसे कि जब नॉर्मलाइज नहीं होते तो कैसे नॉर्मलाइज करते हैं। चलो मैं देखता हूं कैसे करते हो तुम क्वेश्चन। मैंने दे दिया एक वेव फंक्शन साई की वैल्यू है 1/√2 साई1 प्लस 1/√3 साई2। अब आपसे पूछ रहा हूं कि प्रायिकता बताएं n बराबर 1 में n बराबर 2 स्टेट में क्या होंगी। देखता हूं चेक करके कि आपने उन कंसेप्टों को याद भी रखा है या सब भूल गए हो। क्या पूछ रहा हूं, n बराबर 1 स्टेट n बराबर 2 स्टेट में पाए जाने की प्रायिकता बताइए, साई की वैल्यू ये है। आपके लिए एक रिवीजन ही है ये सब चीजों का, ये सब पढ़ा रखा है तुमने। हाँ जी, यहाँ पे प्रायिकता को लो हाफ, और यहाँ पे हाफ प्लस 1/3, ये प्रायिकता यहाँ आएगी। इसका कोफिशिएंट के स्क्वायर यहाँ लिख दो, इसका कोफिशिएंट के स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर को यहाँ लिख दो, निकल गई प्रायिकता। यहाँ कितनी आ गई है, 3/5। अगर इसको ना भी करोगे तो टोटल प्रायिकता 1 बननी है, 2/5 आएगा। हो गया सॉल्व। करना चाहो तो ऐसे देख लो, यहाँ पे 1/3 अपॉन हाफ प्लस, नहीं आया, इसको सॉल्व कर दो, 2/5 आ जाएगा। सीख गए। ये कैसा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का दूसरा सब पार्ट है, लेकिन ये नॉर्मलाइज नहीं है, ये नॉर्मलाइज दिया है। अब मुझे उम्मीद क्या है, मुझे यह है कि संभावना है ऐसी
कि वो इस बार तो नॉर्मलाइज दे दिया, हो सकता है अगली बार नॉर्मलाइज ही ना दे, तो आपको नॉर्मलाइज कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। सीख गई बात? बहुत सारे कंसेप्ट केस पढ़ा रखे हैं तुम्हें, मुझे उम्मीद है सभी ने कर लिया, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड एक्सैक्ट स्केच में प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/6 कर दो, हाफ हो गई। अगर ग्राउंड में पूछे तो हाफ कह दो। अगर ये इस स्केच में पूछता है n बराबर 2 स्केच में, तो 1/3 कह दो। इस स्केच में कहे, और ये भी कह सकता है कि प्रोबेबिलिटी की रेशो निकालो ग्राउंड स्केच में और एक्साइट स्केचों में, वन आंसर है अगर रेशो की बात करें। क्यों? यहाँ प्रायिकता हाफ है और एक्साइट स्केच में भी हाफ है, तो प्रोबेबिलिटी रेशो हाफ अपॉन हाफ करोगे तो 1 होगी। क्वेश्चनों को सोचते रहो, इनमें से ही आएगा सब। वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है। अब हो सकता है यहाँ पे 3 स्केच ना लेके चौथी और लगा दे। बात समझ रहे हो? जैसे उसी ने इसमें लगा दिया +1/√6 और 4 ऐसे लगा दिया। अब ये थोड़ा सा टफ हो गया क्वेश्चन, और अब कहा कि भाई अब इसमें कैलकुलेट करो प्रायिकता एक्साइट स्केच में, तो अभी नॉर्मलाइज नहीं है, तो अब आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अब नॉर्मलाइज में यहां पे जब नॉर्मलाइज करोगे तो यहां पे करोगे इस स्केच में पाए जाने की प्रायिकता करोगे इस कोफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इस कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, उससे डिवाइड कर दोगे, इसमें प्रायिकता निकल जाएगी। ऐसे ही आगे के लिए निकालोगे। तैयार रहो, ऑल द टाइम तैयार रहना है नए नए क्वेश्चनों के लिए। हालांकि तुम देख रहे होगे कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब इसको देखो, संभावना देखो दो ही है। पेपर सेटर कैसे बढ़ता है आगे? पेपर सेटर ये बढ़ता है कि उसने 3 स्टेजों तक क्वेश्चन पूछा, अब 3 के बाद वो 4 तक पहुंच सकता है, 4 से 5 तक पहुंच सकता है, या दूसरे विकल्पों पे ये सोच सकता है कि भाई वो क्या करे, इसी क्वेश्चन में फंक्शन को नॉर्मलाइज ना करे, तो आपसे नॉर्मलाइज कंसेप्ट लगवा लेगा। अगर दो नॉर्मलाइज भी दे दिया तो स्केचों को ज्यादा कर देगा। कई बार क्या करेगा, रेशो पूछ लेगा। जैसे देखो इसी क्वेश्चन में क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, सेकंड और थर्ड एक्साइट स्केच में पाए जाने की प्रायिकता की रेशो निकालो। तो यहाँ पे प्रायिकता पता चला 1/3 है, यहाँ पे 1/6 है, दोनों की रेशो पूछिए तो डिवाइड कर दो। बात समझ रहे हो? और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, प्रायिकता की रेशो पूछ रहा है, तो फिर चाहे तुम कोफिशिएंट के स्क्वायर को ले लेना, क्योंकि जो नीचे टर्म्स आएगी ना दोनों जगह, मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर, वो दोनों जगह ही आएगी, इस स्केच के लिए भी इसके लिए, वो कट जाएंगी दोनों टर्म। तो क्वेश्चंस को सदा क्या करने की कोशिश करो कि जब भी पेपरों को सॉल्व करो इस चीज को सोचो, और ये बहुत जरूरी है सोचना। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे लोगे। ये बेसिकली फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन ही है जो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। सदा मेरी कोशिश रहती है कि कंपटीशंस की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं हिंदुस्तान में, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स बने, उन्हें कहीं ना कहीं इसमें लाभ मिलता रहे, उन्हें पता रहे कि हमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पूरे देश से लगातार बच्चे कह रहे थे जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं कि सर कुछ वीडियो हमारे लिए भी डालो, तो उसी के लिए मैं कुछ कंसेप्ट तो मैं समझाता हूँ इसमें। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑपरेटर है, उसकी आइगन वैल्यू इस स्केच के करस्पॉन्डिंग -1 है, इसके करस्पॉन्डिंग 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग 2 है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो। तो आइगन वैल्यू को कह दो, सपोज क्या लेटेस्ट से वो एनर्जी आइगन वैल्यू है, तो ये इस कंसेप्ट में केवल आपको कुछ नहीं लगाना है। एक्सपेक्टेशन सपोज क्या एनर्जी आइगन वैल्यू है, तो एक्सपेक्टेशन ई की वैल्यू P1 E1 प्लस P2 E2 P3 E3, ऐसे ही तो लोगे। कितनी बार बताया ये कंसेप्ट। अब आपको प्रायिकताएं चाहिए, इस स्केच में प्रायिकता हाफ नहीं है, पहले देख लो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/6 बराबर 1 है, तो नॉर्मलाइज्ड है। तो नॉर्मलाइज्ड कंसेप्ट तो आपको लगाना ही नहीं, प्रायिकता आप सीधी ले सकते हो। यहां प्रायिकता कितनी हो गई 1/2। एनर्जी आइगन वैल्यू इस स्केच का कितना दे रखा है -1 कर दो यहां, प्लस 1/3 ये लो, और E2 कितना 1 प्लस 1/6 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करके बता दो मुझे कितना आया, ये आंसर है। देखो बच्चों, देखो भाई
सिक्स यहाँ ले लूं, 2 + 2 और मुझे तो 1/6 लग रहा है, प्लस का ही तो कह रहा हूँ और क्या। देखना कुछ दिक्कत है, देख लो कहीं कैलकुलेशन में कोई गलती मत करो, बस यही आंसर है। कोई भारी काम है क्या? इससे जी क्वेश्चन, अब तुम्हें बताओ, इससे जी क्वेश्चन और क्या उम्मीद करोगे क्वांटम में? बिल्कुल ही तो आसान है क्वेश्चन। क्यों जी? नहीं, मैं तुम्हें एक चीज और भी बता दूं, जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, मैं तुमसे एक ओपन टॉक कर लूं, जब आप नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, जिस दिन आपका स्तर फिजिक्स में जितना बढ़िया जब होता है, पूरे जीवन में वो कभी भी अच्छा नहीं होता इतना। तुम मुझसे पूछोगे सर क्यों? उसका रीजन ये होता है कि जब आप नेट की तैयारी करते हैं तो केवल और केवल आप प्रॉब्लम और फिजिक्स पे ही ओरिएंटेड होते हैं। जैसे ही आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो उसके तुरंत बाद आप क्या पीएचडी करने लग जाते हैं। पीएचडी में एग्जामिनर, मतलब जो भी आपका सुपरवाइजर है, वो आपको अपने फील्ड में ही रोके रखता है। सुबह से शाम तक आईआईटी में जाओगे, लैबों में बैठे रहोगे। काम क्या, पुराने पेपर पढ़ो, काम क्या है, काम सीखो जो रिसर्च में काम हो रहा है। तो क्या होता है, वो सब्जेक्ट से जो ग्रिप है वो धीरे धीरे घट जाती है और फिर वो लेवल होता ही नहीं। बाद में पता चलता है इन्हीं कंसेप्टों को बच्चा जो नेट क्वालिफाई करके आता है इनमें फाइट कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है। कई सारे स्टूडेंट तो मेरे ऐसे हैं कि पता चला पीएचडी कर लिया आईआईटी से, फिर कहते हैं सर फिजिक्स फिर से पढ़ा दो, है ना। उन्हीं की डिमांड समझो जो ये नेट तुम्हारा चैनल चल रहा है। और हिंदुस्तान के जितने भी प्रोफेसर्स बन रहे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो इस चैनल से इन कंटेंटों को पढ़ते हैं फिर से, जबकि उन्हें ये कंसेप्ट सब याद थे कभी, लेकिन वो सब भूल जाते हैं। ये वीडियो इसलिए डिमांडेड होने वाली हैं कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे वो इन कंसेप्टों के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें कभी ये कंसेप्ट पूरे अच्छे से तैयार थे उनके, लेकिन क्या हुआ, रिसर्च में लग गए, 3 या 4 साल वैकेंसी नहीं आई, सब्जेक्ट तुम्हारा वैसे डल हो गया, तो उसी को ब्रूसअप करना भारी पड़ता है। उनसे पूछो जो लोग आईआईटी में पढ़ते हैं, जो बच्चे पता चला टिफर में, आईजर में, जहाँ भी ऑर्गेनाइजरों में कर रहे होते हैं, और जब वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में स्ट्रगल करते हैं, जबकि उन्हें सब पता होता है और याद करते हैं कि कभी हमें ये सब चीज़ें टिप्स पर हुआ करती थी। तो अभी तो लग रहा है तुम्हें, क्योंकि अभी तुमने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा इसमें है ही क्या। हाँ, तुम्हारे लिए पता है, जैसे ये 2 साल 3 साल बाद मैं कहूँगा कि तुम्हें नॉर्मलाइज करने सिखाए तो थे, तुम कहोगे सर सब गायब है, अब ना कुछ पता, फिर से बताओ। नहीं, जिस दिन नेट का बच्चा एग्जाम देता है उसी दिन उसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का पेपर दे दो, तुम्हें पता चल जाएगा उस पेपर का वो क्या हल बनाएगा। प्रॉब्लम तो जब होती है जब नेट निकालने के बाद, जब उसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 साल 5 साल 6 साल हो जाते हैं, तब इसी में फाइट करता है और उसे खुद पे बहुत गुस्सा आता है, क्या कि ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल हुआ करता था, आज हम इस पे फाइट कर रहे हैं। क्योंकि वो लेवल जो होता है ना, वो रिसर्च में तो बढ़ जाता है बच्चे का, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल और कंसेप्ट होते हैं उन्हें भूल जाता है। तो तुम्हें पता चलेगा कि जो बच्चे इन वीडियो को देखेंगे वो कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल सही बातें बोल रहे हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है, आईआईटी में बच्चे जो पीएचडी करते होते हैं वो नौकरियों के लिए फाइट करते हैं, अक्सर जॉब के लिए फाइट करते हैं। नेट के वो स्टूडेंटों को जॉब इजी मिल जाती है जो कूल गाइडों के साथ रिसर्च करते हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए समय मिल जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, नहीं तो जॉब पाना इसलिए तो बहुत मुश्किल होता है। लोग तो देश में बहुत बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन इन पेपरों को सॉल्व करने में फाइट होती है। चलो तुम्हें बहुत जीवन दर्शन समझा दिया। अगला देखें क्वेश्चन 5th। इजी क्वेश्चन है काफी, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं लगातार कराता रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको बहुत अजीब लग रहे होंगे इस समय। ये 5th क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, एक ही कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है पूरा। साई की वैल्यू देखो, दे रखी है √8/L³ और दे रखा है साइन 2πx/L साइन πy/L, और अगली स्केक दे रखी है साइन 2πz/L। ये एग्जामिनर इंस्पायर रहा होगा, एक क्वेश्चन था नेट में, वहां से इंस्पायर रहा होगा। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ चुका है नेट में, बिल्कुल एज सच। ये सब क्वेश्चंस जो है ना, जो भी पूछे गए इन पैटर्नों पे क्वेश्चन कंपटीशन, गेट, नेट, पार्क जैसे के बाद सब में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं कंसेप्टों से एग्जामिनर ने क्वेश्चन लिया। ये क्वेश्चन जो पॉलीस्पिन का करा रहा था मैं, ये भी बहुत बार आया हुआ, ये भी बहुत बार आया हुआ। इस तरीका के कंसेप्ट तो लगातार नेट में अप्लाई करने पड़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या देखोगे कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लिख लो, जो हमारा, देखो यहाँ से एक चीज सीखो पहले,
अगर यहाँ पे √8/L³ आ गया तो समझ लेना जो प्रॉब्लम है वो क्यूबिक बॉक्स की है। ध्यान देना, जब मैं क्यूबिक बॉक्स पढ़ा रहा था तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 3 आए थे, एक √2/L एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, y के कारण √2/L और z के कारण √2/L। ये आ गया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इसका मतलब एक क्यूबिक बॉक्स की प्रॉब्लम है। क्यूबिक बॉक्स का जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता है बच्चों, वो होता है √8/L³ साइन nx πx/L और साइन ny π/L। देश के बच्चों से मेरा ये कहना है कि इसको लिख कर ना देखें, ये तो मैं लिख कर तुम्हें बता रहा हूं, ये तो तुम्हें टिप्स पे रहनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए सबके वेव फंक्शन नॉर्मलाइज। तो यहां पे कंपेरिजन करनी है तुम्हें, केवल nx की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहां से कंपेरिजन कर लो, यहां से कंपेरिजन करते हैं ny कितना 1, यहां से कंपेरिजन करते हैं nz कितना। अब एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला रखो, उसमें वैल्यू पुट कर दो। भूल गए क्या? बता दो तो क्या है, तुम्हारा चेक कर रहा हूं मैं, तो ये मत कहना सर याद नहीं है, सर तो सब याद है ये। तुम बताओ क्या है? हाँ जी, ना निकला क्या? ये है एनर्जी का फॉर्मूला, ये सब करा रखे हैं मैंने। क्या कह रहे हो, कुछ गलती लिख दी क्या? बस ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये पूछी है वैल्यू कितनी है 9 है, यही वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। 9 आंसर बार करके आना था, केवल इतना काम था। क्यों ये पूछा है? En बराबर यहाँ क्वांटिटी क्या होगी π² h का स्क्वायर/2ml² के टर्म्स में, तो यहाँ वैल्यू 9 ले लो, इससे कंपेरिजन करोगे तो 9 हो जाएगी। सीख गए? मुश्किल है? अब आगे क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, आगे के सोचो, यहाँ पे स्केच बदल देगा। देखो तुम्हें सदा सोच के चलना है, कोई जरूरी थोड़ी है अब क्या हर बार ही दे दे। 3D से वो 2D में लौट सकता है, 2D में होगा तो केवल पहली 2 टर्म ले लेना, वो हमारा स्क्वायर बॉक्स हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू बदल सकता है, या ये ना पूछे किस पे चला जाए, क्यूबॉइड पे पूछ सकता है। क्यूबॉइड पे मैंने सब पढ़ा रखा है, बहुत सारी वीडियो दे रखी है मैंने, क्यूबॉइड पे, रेक्टेंगुलर बॉक्स पे, सब पे करा रखे हैं। तो इसमें कुछ है? अब उल्टा पूछ लेगा, एनर्जी दे देगा n² 9 π² h/2ml², कहेगा इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन बताओ। तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा भाई ये बन रहा है तो ये आंसर हो सकता है, और ये भी तुम्हें पता चलेगा कोई जरूरी ना यही हो, इसमें ऐसा हो सकता है 2 यहां हो और 1 यहां हो, तब भी यही आंसर आ जाएगा। इसके इंटरचेंज से भी तो यही आंसर बन जाएगा। यहां 2 1 2 1 2 2 और दूसरा, बस इनसे सबसे 9 ही तो बनेगी, वो डीजनरेट स्टेट हो जाएंगे, वहां से डीजनरेसी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। देखो एक ही बात याद रखनी है तुम्हें इनके कंसेप्टों पर सोचते रहना है। कुछ भी क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, और कोई क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं देख रहा जो तुम्हें मैंने ना पढ़ाया हो, ये सब पढ़ा रखे। देखो इस तरीका के क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले ही बता रखे थे कि ऐसा आएगा, कंपेरिजन कर लो, आंसर रख दो। नहीं डिस्कस किए ये तो मैंने जब पता नहीं कितने क्वेश्चन इन पर डिस्कस किए, कितने कंसेप्ट समझाए इन पर, बताया भाई नॉर्मलाइज नहीं है तो नॉर्मलाइज करके क्वेश्चन कैसे निकालें। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को देखें। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 7 तो फिर जी ही कुछ है ही नहीं। हर्मिशन में तो मैंने जैसे हर्मिशन ऑपरेटर पढ़ाया था तो पहली लाइन क्या लिखी थी, सबसे पहले लिखा था रियल आइगन वैल्यू, बस वही क्वेश्चन पूछा हर्मिशन ऑपरेटर की बताओ भाई आइगन वैल्यू कैसी होती है। तो पहली लाइन मेरा हर्मिशन ऑपरेटर का लेक्चर लिखना, बड़े मोटे शब्दों में लिखा है मैंने, रियल आइगन वैल्यू, बस वही मार्क करना है। क्यों जी? और हर्मिशन पर कराया कितना, पूरा एक लेक्चर नहीं दे दिया क्या? मने कर दो, कह दो नहीं दिया। इतनी प्रॉपर्टी हर्मिशन की करा दी कि फ्यूचर में क्या पूछ सकता है सब बता दिया, है ना। तुम्हें लगेगा कि हर्मिशन में हम इतना पढ़ चुके थे और क्वेश्चन पूछ रहा हर्मिशन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू कैसी होती है। अब इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ऑपरेटर पर कुछ बन सकता था। ऑपरेटर से 2 क्वेश्चन है। देखो पेपर एनालिसिस को समझो, इसको तो मैं एनालिसिस समझाता हूं। कोई भारी भरकम चीज पूछी नहीं गई, भारी भरकम किसे कहता हूं,
भारी भरकम के क्वेश्चंस में मान के चलता हूँ टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, जिसके क्वेश्चन थोड़े से दिमाग भी लगाने पड़ते हैं और सॉल्व भी करने पड़ते हैं। कुछ है इनमें, कहीं पेन लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है? मुझे तो लगी नहीं रही कि जरूरत भी है। अब दूसरी बात सुनो, टॉपिक तुम्हें पता चलेंगे कि टॉपिक छांटो। 2 क्वेश्चन ऑपरेटर्स हैं, 3 बल्कि। ये ऑपरेटर का है, ये ऑपरेटर का है, और ये ऑपरेटर पॉलीस्पिन मैट्रिक्स पे ऑपरेटर में जाता है। इसका मतलब है ऑपरेटर एक हॉट टॉपिक है। पूरा देश पूछता रहता है मुझसे, क्या सर कोई वीडियो नहीं आई, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, आपने कोई वीडियो ही नहीं डाली। अरे भाई पेपरों को उठाओ, उसमें तुम्हें साफ साफ पता चलेगा कि सर की जो वीडियो उनसे बाहर कुछ आता ही नहीं। एक किसी बहुत भले बच्चे ने कमेंट किया, अच्छा लगा, सुबह पढ़ के भी, सुबह उठ के देखा मैंने, उसने लिखा कि फिजिक्स के जितने भी कैरियर के इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सर का कंटेंट देखते रहो, सब जगह पास हो जाओगे। तो कंटेंट इतना कि उसमें उससे बाहर कुछ आता ही नहीं, सब उसी में से जाएगा। क्यों? हमने स्कोप ही नहीं छोड़ा एग्जामिनर के लिए, क्योंकि हम पहले ही बता देते हैं क्या पूछ सकता है। अब की तो छोड़ो, 10 साल आगे तक का बताए दें, उससे अलावा उस पर पूछने को कुछ होगा ही नहीं। उसी में थोड़ा बहुत दाएं बाएं करता है, उस दाएं बाएं के लिए तैयार रहो, आपके लिए सदा ही आसान है। तो क्या देख रहे हो? ऑपरेटर। अब फिर ये सोचो कि क्वांटम मैकेनिक्स में मैं एक चीज कहता हूं, क्वांटम मैकेनिक्स इज नथिंग रेदर देन स्केटिंग ऑफ वेव फंक्शन। साई के पीछे पड़ गया, साई पे क्वेश्चन, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, 3 क्वेश्चन वेव फंक्शन पे होंगे। भाई जब क्वांटम मैकेनिक्स पूछ रहा कोई एग्जामिनर, ऐसा कैसा हो सकता है वेव फंक्शन पे क्वेश्चन ना पूछे? क्वांटम मैकेनिक्स उसके बगैर होती नहीं। एक चीज सदा याद रखना, मेरे पूरे जीवन में एक तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, कोई भी एग्जाम सेटर जो भी होते हैं सब ब्रिलियंट लोग होते हैं। स्टैटिस्टिकल का कोई भी एग्जामिनर, मैं उसे कंप्लीट एग्जामिनर नहीं मानता जो पार्ट्स एंड फंक्शन पे क्वेश्चन ना पूछे। और क्वांटम मैकेनिक्स में उस एग्जामिनर को मेरे प्रोस्पेक्ट्स में, हालांकि सबको सम्मान देता हूं, सब बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट इंडिया में हैं, लेकिन उस एग्जामिनर को पे मैं जरूर सोचूंगा जिसने क्वांटम मैकेनिक्स में क्वेश्चन पूछे और वेव फंक्शन पे क्वेश्चन ना पूछा हो। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स तो पता चला सारा कुछ वेव फंक्शन ही है उसमें। तो आप देख रहे हो एग्जामिनर कितना होशियार है, वेव फंक्शन पे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछ लिए, 3 ऑपरेटर पे पूछ लिए, और पता चला ऑपरेटर में और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ही कवर हो गए। क्यों जी? अब बचा क्या? तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन था, इसे तो कहीं भी जोड़ लो, इसे एटॉमिक में जोड़ लो, इसे क्वांटम में जोड़ लो, इसे कोई सी बुक में जोड़ लो कि भाई एनर्जी एन का फंक्शन होती है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चनों में कुछ है ही नहीं। अगर तुम लाइन ऑफ एक्शन देखो, बच्चे कहेंगे सर हॉट टॉपिक लिखा दो सर, कौन से सबसे महत्वपूर्ण है, तो तुम्हें पेपर में पता ना चल रहा वेव फंक्शन की सब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन तुम ये सोचो वेव फंक्शन पर सीधे ही क्वेश्चन है, तो ये तो बिल्कुल तो बिल्कुल ही सीधे हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। जिन्होंने पार्टिकल 3D बॉक्स को पढ़ा है, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, उन्हें कुछ भी ना लगेगा कि कोई क्वेश्चन आया है। क्यों जी? इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं बना कि आइगन वैल्यू जो होती है हर्मिटियन ऑपरेटर की वो रियल होती है। क्यों जी? अगर तुम्हें कोई प्रोफेसर बना दे तो क्यों बना दे, अगर तुम्हें ये भी ना पता कि हर्मिटियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू रियल होती है? सोचो क्यों बना दे। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन बचा, इसे डिस्कस करते हैं, फिर तुम्हें ये पता चलेगा कि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे ही करोगे, जब भी मैं बुक जो भी उठाऊंगा, जब एनालिसिस करूंगा, तुम खुद ही कहोगे कि सर बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अब तुम्हें मुश्किल इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ताजा पढ़ा है तुमने सब क्वांटम को, है ना। यही मुश्किल लगने लगेंगे जब 3 साल बाद मैं पूछूंगा अरे सब पढ़ाए तो थे तुम्हें, तो कहोगे सर कहाँ से याद रह जाते, जब से तो गंगा में बहुत पानी बह चुका है ना। हाँ, अब इसे देखो, एक प्रॉपर्टी पे बेस है क्वेश्चन ये वाला। ये पूछा है कि भाई LZ और L प्लस माइनस का कम्यूटेटर क्या होगा। अब क्या होता है, बच्चों को पता चला L प्लस पता ही नहीं होता L प्लस का क्या मतलब है। कोई बताएगा क्लास में? तुम तो अच्छे बच्चे हो भाई, इतने अच्छे हो इतना तो मुझे भी ना पता था। और L माइनस का ये हो गया। अब क्या करो, यहां पे पुट कर दो LZ और क्या LX प्लस माइनस LY, यही तो लिखोगे। बताओ और क्या लिखोगे। इसको प्रॉपर्टी से खोल दो, क्या होगा, इसको इसके साथ ले लो और फिर इसको इसके साथ ले लो,
इजकल टू एल जेड एल एक्स, और इन पर सबका ऑपरेटर लगा देना। हालांकि वहां पेपर में कौन लगा रहा, ना भी लगाओगे तो भी क्या हो रहा, वहां तो क्वेश्चन में आंसर लगाना है। एल जेड एल एक्स और प्लस माइनस आई, और क्या बन गया बच्चों, एल जेड एल वाई। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा दी, इसका इसके साथ ले लिया और प्लस माइनस चिन्ह यहां लगा दिया, आई यहां ले लिया और एल जेड का एल एक्स के साथ ले लिया। एल जेड एल एक्स की वैल्यू बताना, क्यों जी, है नहीं ऐसी, और प्लस माइनस ये हो गया आई, और एल जेड एल वाई बताना क्या होगा, बता दो भाई, सही से बताना, क्योंकि यहां पे साइन में गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। माइनस 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 आई एच कट भी आएगा, और सही लिख दिया। अगर गलती हुई तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही पकड़े जाओगे। आई इंटू माइनस आई कितना, 1 हो गया ये, आई इंटू माइनस आई, और क्या, तो लिख दो, क्या बचा रह गया यहां, आई एच कट एल वाई, और बताओ क्या बचा, आई इंटू माइनस आई, आई स्क्वायर, इसे प्लस माइनस एच कट एल एक्स लिख दूं। अब देखो यहां ध्यान से, यहां से प्लस माइनस एच कट कॉमन निकाल दूं, निकाल दिया, क्या बचा रह गया, बोलो जल्दी से, हाँ जी, ये नहीं हुआ क्या, देखो इसको जहां आई कुछ ना लिखा हो प्लस समझो, वहां आई के पहले, देखो ये नहीं बनेगा क्या, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, ये बना नहीं बना, पहली से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, इसको देखो ये बना है या नहीं बना, क्यों जी, मुझे तो प्लस लग रहा है यहाँ प्लस माइनस ही आएगा ये, और क्या, क्योंकि प्लस के साथ लेके चलोगे प्लस प्लस बन जाएगा ये, और माइनस माइनस आई प्लस बना लेंगे, जब भी तो ये लौटेगा। देखो पहली टर्म तो देखो इससे ही आ गई, और जब आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर आएगा, नहीं एच कट आई एल वाई करोगे ना, ये प्लस का प्लस के साथ तो ये टर्म आ जाएगी, और माइनस का करोगे इसके साथ में, तो देखो ये बन रहा नहीं बन रहा, और एक माइनस चिन्ह आएगा, देखना बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा है, चेक कर लो, बन रहा है तो मैं लगाऊं, नहीं तो फिर इसे करेक्ट करो, क्यों जी, सही बन रहा है, तो बस ये तो पता ही चल रहा है, एल प्लस माइनस हो गया, ये प्रॉपर्टी पूछी थी इस तरीका की। बाकी को चेक कर लेना, इन्हीं प्रॉपर्टियों को लगा लगा के इस तरीका से इन पे क्वेश्चन कर लेना। तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं। मैं इस वीडियो में ये भी बता दूं कि हॉट टॉपिक्स में जो आपको रखने, खास तौर से जिन्हें बच्चों को पेपर देना है, उन्हें कहूंगा मैं हॉट टॉपिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन साई को बहुत अच्छे से पढ़ना, जितना वेव फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सब कर लो, सबके वेव फंक्शन याद कर लो, वेव फंक्शन पर सब पे अप्लाइड क्वेश्चन कर लो, हर तरीका की प्रॉब्लम्स। एक तो देखो ये टॉपिक है ही, ऑपरेटर्स तुम्हें इसमें दिख ही रहा होगा, छाया हुआ है, देख लो, यहाँ पे कोई गलती हो गई हो तो चेक कर लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी है, वीडियो में गड़बड़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बच्चे मार्क करेंगे नीचे, चेक कर लेना। ऑपरेटर ये इंपॉर्टेंट हो गया, 2 और देख रहे होगे खास तौर से ये तो मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गिनता हूं, पॉलीस्पिन मैट्रिक्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और एक तुम्हारा हो गया NL ML MS, इन ये चारों क्वांटम नंबर्स, इनके एप्लीकेशंस, कौन सी चीज क्या मेजर करता है, ये आपके लिए हॉट टॉपिक्स छट गए। यहां से बच्चे ये जरूर पूछते हैं क्या, एक पैट है उनका डायलॉग, सर हॉट टॉपिक बता दो, सर वो बता दो जो पेपर में आने वाला है, तो यही सब है पेपर में जो आने वाले हैं। लेकिन तुम्हें पता चला कि वेव फंक्शन साई लिखा, और साई में जब पता ना कितनी क्वांटम समा जाएगी, तो तुम सोच रहे हो कुछ सेलेक्टेड कर लें, सर ने स्कोप दे दिया, बस साई को तैयार करो, अब उसमें सब आ जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स अब यही तो नहीं है, लेकिन साई के एप्लीकेशंस कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, कैसे आइगन वैल्यू निकालते हैं, कैसे साई पे अप्लाइड क्वेश्चन करते हैं, और तुम देख रहे होगे इन क्वेश्चनों में सब कुछ दे रखा है,
वेव फंक्शन दे दिया, आपको केवल कंपेरिजन करके एनर्जी की आइगन वैल्यू में फॉर्मूला रखना है। यहाँ तो सब कुछ ही दे रखा है, इनमें कुछ अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये निश्चित तौर से सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस देगी और लगेगा कि क्वांटम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, कुछ और क्वेश्चंस मैं लेकर नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। 2 वीडियो आज मेरा विचार है, जिस दिन मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 वीडियो दे रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स पे जो क्वेश्चंस हैं। तो कहने को तो मैं ये 7 ही क्वेश्चन सामने डिस्कस कर रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा था इसके करस्पॉन्डिंग। तो ऐसी वीडियो निश्चित तौर से बेनिफिट देंगी फिजिक्स कम्युनिटी को। और ये भी याद रखें कि एसकेएंक प्रोफेसर्स में ही आए हों, लेकिन ये पहले किसी ना किसी कॉम्पिटिशन्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप ये ना सोचें कि कोई क्वेश्चंस कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन्स का उसके ऊपर स्टैंप लग जाती है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। सब क्वेश्चंस जो पेपर सेटर होते हैं, पेपर रखते हैं, जब पेपर सेट करते हैं तो गेट के पेपर, नेट के पेपर, बार जज के फर के पेपर सामने रखते हैं, कई सारे क्वेश्चन उनमें से ले लेते हैं या उन्हीं में डाटा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो सभी कोशिश भी करें कि गेट नेट के पेपर खास तौर से जरूर करें, जिन्हें एसकेएंक प्रोफेसर का एग्जाम देना है, वहां से निश्चित तौर से लाभ मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।